हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस आरओ की तैयारी चल रही थी। इसमें कुछ समस्याएं आने की वजह से ये क्लास डिले हो गई और कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा जो है ये प्रोग्राम लेट चल रहा था। लेकिन अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं और आप जो है अगली क्लास देखेंगे 5वें नंबर की, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। हम कोशिश करेंगे अब 5 से 6 क्लास और करके आपकी क्लास जल्दी से वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म की जाए। इसके साथ ही आज से हम वर्ल्ड मैपिंग भी शुरू कर रहे हैं, तो आप मैपिंग के साथ हमारी क्लास देख सकते हैं। मैपिंग आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम, तो ये मैपिंग आपके लिए अच्छा होगा कि आप जो है मैपिंग के हिसाब से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो समझ सकते हैं। कॉन्टिनेंट की सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट हो सकती हैं वो समझेंगे। तो इसके लिए अगली वीडियो आएगी आपके लिए, तो वो आप देखिएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो 5वीं क्लास है। इसमें हमने अब तक जो बात की है उसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है चीज़ें और आपके इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें हमने अब तक बात कर ली थी, हमने बताया था ITCZ तक हमने बात की थी। ITCZ कैसे बनता है, जहाँ पे दो हवाएं आके मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बता दूं ITCZ जो है वो किस तरीके से बनता है। तो मैंने बताया था कि जो विषुवत रेखा होती है उसके आसपास जब जो है व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं इस तरीके से, तो ये 0 से लेके 10 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है या 5 के आसपास का क्षेत्र जो होता है वही ITCZ कहलाता है। जहाँ पे दोनों तरीके की जो है दोनों तरफ से हवाएं आके मिलती हैं, व्यापारिक पवनें, और ऊपर उठती हैं। ऊपर उठ के जो है वो एक निम्न वायु दाब का क्षेत्र बना देती हैं। तो इस तरीके से हमने चर्चा की थी। और ये शांत क्षेत्र होता है, तो ये भी हमने बात किया था, जिसको डोलड्रम नाम दिया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है कि विषुवत रेखा डोलड्रम कहाँ पे बनता है, ITCZ क्या है। तो इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आगे देखेंगे कि क्या है इसके आगे की चीज़ें। तो मैंने बताया था कि ITCZ बाकी चीज़ें आप पवनें जब समझेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब तक मैंने जो है स्थायी पवनों की बात कर ली थी और आगे जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी लोकल विंड्स को लेके होगी। तो यहाँ पे आपकी अब अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं लोकल विंड्स, या इसको क्या बोलते हैं, इसको स्थानीय पवनें भी कहा जाता है। स्थानीय पवनें, तो ये स्थानीय पवनें क्या हैं, कैसे हैं, हम बात करेंगे इस पर। और स्थानीय पवनें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि दो तरीके की हम पढ़ने वाले हैं, दो तरीके से होती हैं। एक होती हैं पीरियडिक पवनें, पीरियोडिक पवनें यानी पीरियोडिक विंड्स कह सकते हैं इसको, और एक होती है लोकल विंड्स, लोकल विंड्स। तो इनके बारे में चर्चा करेंगे। पीरियोडिक पवनें कौन सी होती हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पीरियोडिक पवनें का मतलब है, हिंदी में अगर बात करें तो आवर्तिक पवनें कहते हैं, या अवधि के हिसाब से जो चलती हैं, जो समय के हिसाब से चलती हैं, वो पवनें जो हैं आपकी पीरियोडिक पवनें होती हैं। एक समय पर चलती हैं, एक समय पर नहीं चलती हैं। तो इसमें हम जैसे देखेंगे, आपको मैंने बता चुका हूँ वैसे तो, कि इसमें एक लैंड समीर होती है, लैंड ब्रीज जिसको बोलते हैं, लैंड ब्रीज होती है, जिसको हम स्थल समीर कहते हैं, इसको हम स्थल समीर कहते हैं। और दूसरी होती है आपकी सी ब्रीज, जिसके बारे में हमने बात की थी, सी ब्रीज, जिसको समुद्र समीर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समुद्र समीर कहते हैं। तो ये इस तरीके से हम पीरियडिक पवनों में पढ़ेंगे। दूसरी हम पढ़ेंगे घाटी पवनें, यानी इसको वैली विंड्स कहते हैं। और दूसरी पढ़ेंगे हम पर्वतीय पवनें, जिसको माउंटेन विंड्स कहते हैं। तो पर्वतीय पवनें, ये हम ये पीरियडिक में ये चीज़ें 4 समीर हम पढ़ने वाले हैं, 4 जो है पवनों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोकल विंड्स को जानेंगे कि किस तरीके से लोकल विंड्स होती हैं, कैसे उसमें चेंजेस आते हैं। बाकी वो जो है किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी जगह पे कैसे चेंज लाती हैं उसके बारे में समझेंगे। तो पहली हमारी जो इसमें है उसको समझ लेते हैं। इसमें हमारी पहली है लैंड ब्रीज, जिसको समझ लेते हैं स्थल समीर, और आपकी समुद्र समीर क्या है, स्थल और समुद्र समीर, इनको दोनों को समझ लेते हैं। एक सेकेंड, तो इसमें आपकी समुद्र समीर, ये हम समझेंगे कि ये किस तरीके से चलती है, ये किस तरीके से बनती हैं, किस तरीके से चलती हैं, ये है। इसके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब तक हमने एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो इसके बारे में हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए स्थल समीर क्या है।
अब स्थल समीर और समुद्र समीर को समझने के लिए आप दिन और रात, चूँकि पीरियडिक की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं, तो हम अभी दिन का समय लेके समझते हैं किस तरीके से जो है स्थल या समीर, समुद्र समीर बनती हैं। तो अगर दिन का समय है, मान लो डे का टाइम है, और इस समय सूरज जो है निकल रहे हैं, सन निकल रहा है, ठीक है, ये सन निकल रहा है, इससे जो किरणें आएंगी तो भाई रोशनी होगी। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है वो मान लेते हैं लैंड का पोर्शन है, यानी कि स्थल है, और इधर हम समुद्र मान लेते हैं, इधर हम सी मान लेते हैं। तो अब हम समझेंगे किस तरीके से पवनें चलती हैं, दिन में और रात में कैसे चलेंगी, तो वो दोनों एंगल से हम समझने वाले हैं, और इसी से हमारी समझ में आ जाएगा स्थल समीर और समुद्र समीर कैसे बनती है। तो आप सभी को पता है कि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी होती है, समुद्र जो है वो देर में गर्म होते हैं और देर में ही ठंडे होते हैं। तो इस एंगल से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है कि समुद्र जैसे क्या है 200 मीटर की गहराई तक लगभग जो है इस पे प्रकाश जब पड़ता है तो धीरे 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 गर्म होते हैं। जैसे आपने जो है जैसे एक वो भगोना लेते हैं, इसके नीचे आग जलाते हैं, इसके नीचे आग जलाते हैं, और जब अगर भगोना ले रहे हैं और एक तरफ आप आग के नीचे तवा रख दीजिए, एक के नीचे तवा रखा हुआ है, और एक में भगोने में आपका मिल्क भरा हुआ है या पानी भरा हुआ है। तो ये सोचिए कि आप खुद ही दिमाग लगाइए, आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि तवा जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है पानी और या दूध की अपेक्षा, और तवा अगर हम गैस से उतार दें तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, और जो है पानी या दूध जो होता है वो देर में ठंडा होगा और देर में ही गर्म होगा। तो इस तरीके से ही समुद्र और स्थल पे ये घटनाएं होती रहती हैं कि जो स्थल होता है यानी लैंड होती है वो जल्दी ही गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। जैसे तवा एक तरीके से जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है, ऐसे ही इसमें जब किसी भगोने में जो है पानी या दूध भरा होता है तो वो देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। आप इसको देखेंगे तवे को 2 मिनट में ठंडा हो जाता है, अगर देखेंगे कि अगर गैस से उतार दें तो, लेकिन दूध क्या है आधे घंटे 1 घंटे तक गर्म बना रहता है। तो यही वजह है कि ये देर से गर्म होता है, क्योंकि इसकी जो है गर्म होने की अलग वो है इंटेंसिटी। और इसमें क्या होता है कि जैसे पहले ऊपर नीचे का पानी गर्म होगा तो पहले ऊपर जाएगा, फिर ऊपर की ठंडा पानी या दूध जो है नीचे आएगा, फिर गर्म होगा, फिर नीचे आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे गर्म होता है। लेकिन ये इसकी परत जो होती है वो पतली होती है, ये इसकी मोटाई कम होने की वजह से क्या होता है कि ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो ये इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि जल्दी गर्म हो गया। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब जल्दी गर्म हो जाएगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा। इधर क्या होगा, इधर टेम्परेचर कम होगा, आपको सभी को पता है। चूँकि देर में गर्म हो रहा है तो लैंड जल्दी गर्म हो गई, तो जल्दी गर्म होगी तो इसका तापमान ज़्यादा हो गया, और समुद्र जो है देर में गर्म हो रहा है तो इसका तापमान कम है तो इसका हाई प्रेशर बनेगा। मैंने बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। और मैंने ये भी बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि जो पवनें चलती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। कैसे चलती हैं, तो आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, ये मैंने आपको समझाया हुआ था। तो अब देखेंगे कि पवनें किधर से चल रही हैं, समुद्र से लेके जो है स्थल की तरफ चल रही हैं, लैंड की तरफ चल रही हैं। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, जिधर से चलती हैं उस तरफ का नाम दिया जाता है, तो इसीलिए इनको समुद्र समीर कहा जाता है। इनको क्या नाम देंगे, समुद्र समीर या समुद्र पवनें भी इनको कह सकते हैं। तो समुद्र जो है समुद्र से चल रही हैं, इसलिए इनका नाम जो है समुद्र समीर कहा जाएगा, समुद्री पवनें कहा जाएगा। तो आप दिन के समय समझ रहे हैं कि दिन के समय स्थल की तरफ कौन सी पवनें चलेंगी, तो समुद्र समीर चलेंगी, समुद्री पवनें चलेंगी। क्यों चलेंगी, क्योंकि स्थल जो है जल्दी गर्म हो रहा है और जिसकी वजह से उसका लो प्रेशर बन रहा है, और लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है, समुद्र में जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से हाई प्रेशर बनता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलती हैं। इसी को हमने क्या नाम दिया, समुद्र समीर नाम दिया। अब हम इसी का उल्टा देखते हैं और हम रात के समय का समय देखते हैं, नाइट के समय देखते हैं। और नाइट में आप सभी जानते हैं कि जो है सन दिखेगा नहीं तो ठंडा होगा। तो आप सभी को पता है कि जो ये लैंड है जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, जैसे ही रात होगी तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। और पानी या दूध जैसे देर में गर्म होता है तो देर में ही ठंडा होता है। तो अब यहाँ पे समझिएगा कि ये तो जल्दी ठंडी हो गई, तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, इसका टेम्परेचर कम हो गया तो इसका लो प्रेशर की जगह क्या बनेगा, इसमें हाई प्रेशर बनेगा। क्योंकि टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे सी है
और सी मैंने बताया कि देर में गर्म होता है तो देर में ही ठंडा होता है। तो देर में ठंडा होगा तो मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, जो स्थल की कंपैरिजन में, लैंड की कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो इसका क्या प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। जहाँ भी तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर लो बनता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब इधर इधर क्या है, इधर जो है हाई प्रेशर बन रहा है और इधर जो है लो प्रेशर है। तो हवाएं किधर से किधर चल रही हैं, अब हवाएं जो चल रही हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी कि लैंड से लेके और आपके समुद्र की तरफ चल रही हैं। तो जब लैंड से चल रही हैं यानी स्थल से चल रही हैं तो इनका नाम क्या हो जाएगा, स्थल समीर हो जाएगा। इनका क्या नाम हो जाएगा, स्थल समीर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि जो पवनें होती हैं जो स्थल से समुद्र की तरफ चलती हैं उनका क्या नाम होता है, स्थल समीर होता है, लैंड ब्रीज होता है। तो ये क्योंकि स्थल से चल रही हैं इनका नाम होता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो ये एक टाइप आप समझ गए। दूसरा टाइप हम घाटी समीर को समझ लेते हैं। तो घाटी समीर क्या है, घाटी पवनें क्या है, उनको समझ लेते हैं। और इसको भी हम दिन और रात के हिसाब से ही समझेंगे। तो दूसरी हेडिंग आप डाल सकते हैं घाटी पवनें या घाटी समीर। तो घाटी पवनें या, और इसमें दूसरी में आपकी पर्वतीय समीर या पवनें आप डाल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो पवनें यहाँ पे ऑब्लिक करके आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें अब हम समझेंगे कि दिन और रात में यहाँ पे कैसे परिवर्तन होता है, यहाँ पे कैसे हवाएं जो हैं ऊपर नीचे चलती हैं। तो दिन का समय फिर से लेते हैं और देखते हैं क्या घटना होने वाली है। और इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे दिन का समय है और यहाँ पे सन फिर से हमें दिखेगा और सन की लाइट पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये पर्वत है और ये मान लेते हैं ये घाटी है। तो ये वाला जो क्षेत्र बनेगा वो क्या होगा, वो घाटी होगा। एक सेकेंड, और ये क्या है, ये आपकी घाटी है और ये पर्वत है। ठीक है, तो ये पर्वत है और ये आपकी घाटी है। तो इतना तो आप समझ रहे होंगे, ये घाटी है। घाटी मतलब पर्वत के जो बीच का क्षेत्र होता है, जो निचला क्षेत्र होता है उसको हम घाटी बोलते हैं, जो दो पर्वतों को अलग करती है। और मैदानी क्षेत्र होता है अक्सर इसमें। तो क्या होगा कि इसमें देखें कि दिन के समय क्या होगा, कि दिन के समय पे यहाँ पे क्या होगा, ऊंचाई है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, जो है कम होगा इसके कंपैरिजन में। लेकिन क्या है कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि 6.5 डिग्री जो आपका टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है 1 किलोमीटर के हिसाब से। यानी 1 किलोमीटर ऊंचा बढ़ने पे जो है टेम्परेचर कम होता है। तो इस समय क्या होगा, तो एक जो आपके 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री से कम हो जाता है। तो पर्वत चूँकि ऊंचे होते हैं और घाटियाँ जो है नीचे क्षेत्र में होती। तो क्या होगा कि दिन के समय पे ये तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है फिर भी यहाँ से चूँकि ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से जो है ठंडी हवा, ठंडी पवनें जो है नीचे उतरेगी। और या इस तरीके से समझिए कि यहाँ पे जो है ठंडी हवा है, लेकिन यहाँ घाटी में जो है गर्म हवा है। तो मैं दूसरे इससे दिखाता हूँ। और यहाँ से गर्म हवा जो है ऊपर उठेगी स्लोप के सहारे, यानी कि इसके पर्वत के सहारे गर्म हवा ऊपर जाएगी। तो ये कौन सी है, ये कौन सी है, ये विंड है। ये कौन सी, वार्म विंड है, यानी कि गर्म है। गर्म, एक सेकंड मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, एक सेकेंड। जो है ये कौन सी है, तो गर्म पवन है, गर्म एयर है। ठीक है, और ये इस तरफ भी, दोनों तरफ जो है ये वार्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वार्म एयर जो है आपको घाटी से और पर्वत की तरफ चलेगी। लेकिन चूँकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो जाता है ऊपर, और कम होने की वजह से चूँकि ऊंचाई ज़्यादा है, ऊंचाई जाने पे मैंने बताया कि टेम्परेचर कम होता है, और कम होगा तो कोई भी चीज़ जो एयर है वो क्या होगी, ऊपर जाने पर ठंडी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ऊंचाई ज़्यादा है तो यहाँ पे जो पवन होगी, वो यहाँ पे जो हवा होगी वो ठंडी होगी। तो ये कहाँ पे बैठेगी, नीचे बैठेगी। तो ये कौन सी पवन है, ये आपकी कोल्ड है, ये कोल्ड एयर है। तो ये कोल्ड एयर है, ये नीचे बैठेगी। तो कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे घाटी पे कैसा समय वो बनेगा, तो यहाँ पे जो आपका दिन के समय पे वार्म माउंटेन बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे गर्म जो है क्षेत्र बन जाएगा। ये आपको समझना है। तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, गर्म क्षेत्र बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे नीचे तो गर्म है और ऊपर कैसी है, ठंडी है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगी कि ठंडी हवा नीचे बैठेगी और ऊपर जो है गर्म हवा चलेगी। तो इस तरीके से आप बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही रात होगी, रात के समय देखते हैं, रात के समय क्या होगा इसमें, जैसे ये आपका पर्वत है और ये आपकी घाटी है और ये आपका फिर से पर्वत है। तो इसमें अब क्या होगा, रात के समय पे क्या होगा, दूसरा मैं पेन से आपको बताता हूँ कि
रात में क्या होगा कि यहाँ पे ठंडा तो हो ही गया है, तो ठंडा हो गया है तो फिर क्या होगा कि यहाँ से ठंडे से क्या होगा, यहाँ पे कोल्ड एयर नीचे उतरेगी, कोल्ड एयर नीचे उतरेगी दोनों तरफ से, पर्वत की तरफ से, और वार्म एयर जो है वो यहाँ पे जो घाटी में है, क्योंकि घाटी में क्या है यहाँ पे इसके पर्वत के कंपैरिजन में क्या होगा, गर्म हवाएं होगी, तो ये गर्म हवाएं क्या होगी, ये ऊपर उठेंगी। तो ये कौन सी है, ये वार्म एयर ऊपर उठ रही है और ये कोल्ड एयर जो है वो नीचे आ रही है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये घाटी हैं जो वो यहाँ पे रहने लायक नहीं रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसी कंडीशन बन जाती है कि जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और ठंडी हवाएं नीचे बैठ जाती हैं। तो ठंडी जब हवाएं नीचे बैठेंगी और गर्म हवाएं ऊपर उठ जाती हैं, ये कौन सी है, ये गर्म है और ये ठंडी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, तापमान व्युत्क्रमण बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो है तापमान व्युत्क्रमण में कई तरीके की समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से तापीय विलोमिता इसको कहा जाता है, और ये इस तरीके से रहने लायक जगह नहीं मानी जाती हैं। और ये आपको जो है इस तरीके से समीर देखने को मिलेंगे कि रात में कैसे चल रही हैं और दिन में कैसे चल रही हैं। इसीलिए यहाँ पे घाटियों में लोग ज़्यादातर नहीं रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रातों में क्या है बहुत ठंडा हो जाता है और दिन में जो है गर्म क्षेत्र रहता है, तो वो रहने लायक कंडीशन नहीं रहती है। तो अब इसके जो नाम अगर आप चाहें तो ये रख सकते हैं कि ये जो आपका ऊपर से नीचे यानी पर्वत से घाटी की तरफ चल रही, तो इसीलिए कौन सी, पर्वतीय समीर इसको कह सकते हैं। और जो दिन में चलती है उसको घाटी समीर कहते हैं, क्योंकि ये गर्म है और पर्वतों पे थोड़ा सा अच्छा मौसम बना देती है, इसीलिए इसको घाटी समीर कहते हैं। अब चूँकि मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सी घटना देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको तापीय विलोमिता देखने को मिलती है, जिसकी घटना क्या होती है, तापीय विलोमिता की घटना होती है, जहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा जो है नीचे बैठ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पाले की कंडीशंस देखने को मिलती हैं, आपको पाला देखने को मिलेगा। पाले की कंडीशन मतलब आप समझ रहे हैं, पाले की दशाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इसी की वजह से क्या है, पाला मतलब पाले की दशाओं की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आवास और कृषि दोनों ही नहीं होती या बहुत कम मात्रा में होती, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन की वजह से ये उपयोगी नहीं रहती, घाटियाँ रहने के लायक नहीं रहती हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अगर उनको रहना होता है तो वो पर्वतों के सहारे घर बनाते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ घर बना लिया, यहाँ घर बना लिया। तो इन घाटियों के पर्वतों के सहारे पे घर क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अपेक्षाकृत यहाँ घाटियों के कंपैरिजन में यहाँ पे टेम्परेचर जो है लगभग उनके अनुकूल होता है, रहने लायक होता है। इसी वजह से क्योंकि ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। तो ये घटनाएं जो हैं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो दोनों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, पर्वतीय समीर और घाटी समीर क्या है। अब हम लोकल विंड्स को जानेंगे, और लोकल विंड्स आपकी क्या है, इनको हम समझने वाले हैं। ये समझ जाते हैं तो आपके लिए ये मान के चलिए आपके एक दो क्वेश्चन आपका इससे आता ही आता है। तो लोकल विंड्स हम पढ़ेंगे और लोकल विंड्स में जानेंगे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। लोकल विंड्स जो है दो तरीके से आपकी पढ़ी जाएंगी, एक आपको गर्म पवनें देखने को मिलेंगी, एक आपको कोल्ड पवनें देखने को मिलेंगी। तो एक आपकी गर्म होंगी और एक आपकी ठंडी होंगी। तो ठंडी पवनें होंगी, ये गर्म होंगी। तो किस तरीके से किसी भी क्षेत्र में जब ये पवनें चलती हैं तो गर्म वाली क्या करेगी, वहाँ पे कैसा प्रभाव डालेगी, ठंडी वाली कैसा प्रभाव डालेगी, ये आपको चीज़ें समझ में आनी है, इसमें आप समझ पाएंगे। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बनाने की। तो पहले थोड़ा सा आप मेरे साथ मैप बना सकते हैं, मैं आपके साथ बना रहा हूँ, तो फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। जैसे वर्ल्ड मैप चाहें तो आप हल्के हिसाब से आप ऐसे हल्के रूप में एक वर्ल्ड मैप बना सकते हैं। तो वर्ल्ड मैप इस तरीके से थोड़ा सा आप बना सकते हैं। ये आपका अमेरिका के आसपास का पोर्शन हो जाता है और इसको हम आगे लेके चल रहे हैं। एक सेकेंड। तो ये एक मोटा मोटा आप जो है इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक मैप इधर हो जाता है और दूसरा हम इस तरफ ही हम चर्चा करेंगे। इसको
जो है इस तरफ हम ये दूसरा मैप बना लेते हैं जो आपका इधर हो जाता है, ये आपका हो जाता है यूरोप का क्षेत्र। एक सेकेंड, तो यूरोप के क्षेत्र को हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे हम पवनों को देखेंगे। तो यहाँ पे हम पवनों को देखेंगे किस तरीके से वो जो है चलती हैं। वो आगे हम यहाँ पे कैसे समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चलती हैं। फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैप में थोड़ा मैं इधर जो है इधर प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। वहाँ पे स्पेस ना रहने की वजह से इधर हम जो है ऑस्ट्रेलिया को कर लेते हैं। तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे न्यूजीलैंड है आपका, तो इसको हम समझ लेंगे। और फिर इधर के क्षेत्रों में ही हम आपको जो है इंडियन को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है पूरा क्षेत्र चाइना और रसिया का बनता है वैसे तो, पर ये मान के चलिए ये आपका इंडियन हो गया। और फिर इधर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आपके जो है यूरोप और रसिया का चर्चा कर रहे हैं और चाइना की चर्चा कर रहे हैं। इधर हम आपको देखेंगे कि इस तरीके से कैसे जो है यहाँ पे हवाएं चलती हैं। तो इस तरीके से विंड हम समझने वाले हैं। आप मैप बना लिया होगा तो इस तरीके से हल्का मैप बना लीजिए, और नहीं तो आप वैसे भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो मैं आपको बस जो है इसमें चीज़ें बताते रहूँगा कि आपको किस तरीके से चीज़ें समझ ली। जैसे आपको मैं आगे चर्चा करूँगा कि यहाँ पे जो आपका अमेरिका है ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहीं पे आपको जो है एक पर्वत देखने को मिलेगा, ये पर्वत देखने को मिलेगा। और इस पर्वत का क्या नाम है? इसका नाम है रॉकी पर्वत। क्या नाम है इसका? रॉकी पर्वत। इसी तरीके से सब दुनिया की सबसे लंबी संरचना, पर्वतीय संरचना, तो ये आपकी पर्वतीय संरचना जो है वो कौन सी है? ये आपकी एंडीज़ है। ये आपकी एंडीज़ है। जो आप चाहें तो किस बना लीजिए इसको। तो ये आपकी कौन सी है? एंडीज़ है, और ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहाँ पे एटलस है, यहाँ पे आल्प्स पर्वत हैं, और यहाँ पे हमारे हिमालय हैं। तो यहाँ पे हिमालय पर्वत हैं। तो इस तरीके से आपको आगे चर्चाएं मिलेंगी, और फिर हम इसमें पवनें समझेंगे। तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं। अब बढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि इसमें चीज़ आपको समझने वाली है कि आपके लिए जो है, एक सेकेंड, तो मैं आपको बता दूं कि अब हम अपने लोकल विंड जो समझ रहे हैं गर्म और ठंडी, तो मैं दो तरीके से आपको दिखाऊंगा। एक आपको लाल से दिखाऊंगा गर्म वाली, और दूसरे कलर हम ठंडे वाले से दिखाएंगे। दूसरा कलर ब्लैक कलर को हम जो है कोल्ड तरीके से दिखाएंगे। तो ये अब मैं कुछ आपकी इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आती रहती हैं वो पवनों को मैं आपको जो बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है एक पवन चलती है यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ एक पवन चलती है, जिसको चिनूक नाम दिया जाता है। इसको क्या नाम देते हैं? चिनूक नाम दिया जाता है। तो आप जो है ये पॉइंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि चिनूक पवन एक चलती है अमेरिका में, और वो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, और ये गर्म पवन होती है। तो कैसी है? ये गर्म है, पहली बात आप समझ लीजिए। तो गर्म, मैंने बताया कि मैं लाल पेन से जो भी बताऊंगा वो सारी गर्म पवनें होंगी। तो चिनूक पवन क्या होती है कि जब रॉकी पर्वत से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो ये इसके साथ क्या घटना होती है कि ये गर्म होती है, तो यहाँ के क्षेत्र को गर्म कर देती है। और चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्र मिल जाता है इसको, तो जब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पर्वत के सहारे नीचे उतरती है, तो इसमें घर्षण पैदा होता है, और घर्षण की वजह से क्या होता है? ये गर्म होती है। तो वहाँ पे जो बर्फ़ पाई जाती है, वहाँ जो पर्वत पे बर्फ़ जो भी होती है क्षेत्र में, तो वो पिघलने लगती है, और पिघलने लगती है तो पानी में बदलने लगती है, और बदलने लगती है तो वो क्या होता है? वो नदी का रूप ले लेती है, या वो जगह खाली हो जाती है। जगह जब खाली हो जाती है तो वो फिर जो है चारागाह के लिए, कृषि के लिए वो क्षेत्र जो है उनके जो है नॉर्थ अमेरिका के लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसीलिए इसको अच्छा माना जाता है। तो इसको, चूँकि ये बर्फ़ को पिघलाती है, इसीलिए इसको स्नो ईटर यानी बर्फ़ खाने वाली पवन भी कहा जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? स्नो ईटर। स्नो ईटर हिंदी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चिनूक को जो है बर्फ़ खाने वाली हवा या पवन भी कहा जाता है। तो ये एक तरीके से आप चिनूक समझ रहे हैं कि किस तरीके से रोल प्ले कर रही है हिमालय
जो आपका रॉकी पर्वत को से उतरकर आपके पूरे अमेरिकन क्षेत्र में जो है, या कनाडा, पूरा जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा पोर्शन है उसमें क्या कर रही है कि वहाँ के क्षेत्र को गर्म कर दे रही है, जिससे कृषि और वहाँ के क्षेत्र जब खाली हो जाते हैं तो वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती है, वहाँ पे मौसम भी अच्छा कर देती है। तो इस तरीके से एक इम्पोर्टेंट हवा आपके लिए ये हो जाती है। दूसरी ही हम इधर समझते हैं, और एक और पवन यहाँ पे चलती है, लोकट विंड है, स्थानीय पवन है, जो इधर कैलिफोर्निया की तरफ चलती है। कैलिफोर्निया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये कैलिफोर्निया है। तो कैलिफोर्निया की तरफ चलती है, ये वाला कैलिफोर्निया पूरा क्षेत्र है ये, तो ये आपको समझना है, ये कैलिफोर्निया है और इस तरफ चलती है, और इसको जो है सांता आना बोलते हैं, सांता आना, या इस तरीके से इंग्लिश में ही लिखिए क्योंकि इंग्लिश में कई बार आ जाता है, तो सांता आना ही लिखा होता है हिंदी में भी, तो सांता आना या सांता आना इस तरीके से लिखा होगा, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं सांता आना। और ये भी गर्म होती है, लेकिन क्या होता है कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, और ये कैलिफोर्निया के क्षेत्रों में ज़्यादातर देखी जाती है, कैलिफोर्निया के मरुस्थलों में भी देखी जाती है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाली विंड्स आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो हम दूसरी पवन यहाँ पे एंडीज़ पर्वत पे एक चलती है इम्पोर्टेंट पवन जो गर्म होती है, उसको हम जोंडा पवन कहते हैं। तो इस तरीके से एक पवन चलती है जोंडा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको जोंडा बोलते हैं, जोंडा। अब इस तरीके से लिख सकते हैं आप जोंडा। तो जोंडा पवन चलती है, तो जोंडा पवन भी गर्म है और एंडीज से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो यहाँ के क्षेत्र को क्या कर देती है, ये गर्म कर देती है, और यहाँ पे भी लोगों के लिए कृषि और चारागाह के लिए ये क्षेत्र खाली हो जाते हैं, तो इस तरीके से भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से आपने यहाँ की नॉर्थ अमेरिका की एक दो इम्पोर्टेंट देखी, आपने दक्षिण में जो चलती है वो देखी। आगे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए गर्म वाली, जैसे मैंने आपको ये अल्प्स पर्वत बताया, अल्प्स पर्वत पे भी एक हवा चलती है जिसको फोन हवा बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक हवा चलती है जिसको फोन हवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फोन। इसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको फोन हवा भी कहा जाता है। हा जो है ना के साथ मिला के फोन पवन या फोन हवाएं या पवन कहते हैं। तो वो भी आपके अल्प्स पर्वत पे चलती है, और ये भी कैसी पवन है, तो ये भी गर्म पवन है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, और आगे हम जो है अफ्रीका के क्षेत्रों में देखेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन में आती रहती हैं वो पवन कौन सी होती हैं। तो एक जो है आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जब मैंने बताया था कि 30 डिग्री यहाँ से गुजरती है इस पे अफ्रीका से, तो 30 डिग्री पे जब हवाएं आती हैं नीचे बैठती हैं, मैंने बताया था कि नीचे जब चूँकि वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर पे हवाएं नीचे बैठ रही हैं 30 डिग्री पे, तो इसकी वजह से क्या होता है, जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो दो तरीके से वो बढ़ जाती हैं, एक आपके उत्तर की तरफ चली जाती हैं और एक जो है इस तरफ चली जाती हैं। तो जो उत्तर की तरफ जा रही हैं उनको हम सिरोको पवन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनका नाम क्या है? सिरोको, इनको सिरोको कहते हैं। तो सिरोको पवन है और ये उत्तर की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पे कौन सा समुद्र है ये, तो ये आपका समुद्र कौन सा है? भूमध्य सागर है। ये आपको सभी को पता है, मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं, उत्तर की तरफ चल रही होती हैं, तो ये समुद्र से जो है ह्यूमिडिटी लेती हैं, यानी आर्द्रता ग्रहण कर लेती हैं, और आर्द्रता ग्रहण करने के बाद इटली और ये यूरोप का ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये क्षेत्रों में जो है वर्षा करवा देती हैं, इटली के क्षेत्रों में वर्षा करवाती हैं। और वर्षा करवाती हैं तो एक बात तो आपको समझनी है कि कहाँ पे वर्षा करवा रही हैं, इटली के क्षेत्रों में करवा रही हैं, आपके अफ्रीका वाले एरिया में नहीं करवा रही हैं। नहीं तो कई बार आपसे क्वेश्चन करेगा कि अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करवाती हैं, तो ये गलत होगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि यहाँ पे वर्षा नहीं करवाती हैं, और कहाँ करवा रही हैं, ये इटली के क्षेत्रों में करवा रही हैं। दूसरी बात, सिरोको पवन को क्या बोलते हैं? ब्लड रेन भी कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं, यानी कि खूनी वर्षा भी इसको कहते हैं। तो ब्लड रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो सहारा मरुस्थल की जो मिट्टी होती है, जो धूल के कण होते हैं, तो वो उसको अपने साथ हवा जो होती है वो ले जाती है, बहाकर उड़ा कर ले जाती है। और जैसे ही उसमें जो भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर से इस भूमध्य सागर से पानी लेती है, यानी आर्द्रता लेती है, तो वो जो मिट्टी के कण होते हैं वो उस आर्द्रता के साथ वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं इटली के क्षेत्रों में। तो यूरोप के जो पश्चिम, जो आपका इधर भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र है इटली का खासकर, तो उस क्षेत्रों में जब गिरती हैं तो वो ब्लड रेन के रूप में दिखती हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी के कण कैसे होते हैं, तो लाल कलर में दिखाई देते हैं। इसलिए उसको कैसा जो है रेन बोला जाता है, वर्षा कैसी बोली जाती है,
तो उसको ब्लड रेन यानी खूनी वर्षा कहा जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पश्चिम की तरफ, जो दक्षिण की तरफ आ रही थी, तो दक्षिण की तरफ यानी कि ये गिनी की खाड़ी है, यहाँ पे कौन सी है, तो आपकी गिनी की खाड़ी है। ये कौन सी है, गिनी की खाड़ी। तो गिनी की खाड़ी में क्या होता है, यहाँ पे जो है पवनें चलती हैं, या यहाँ पे जो है, जो कि ये समुद्र का एरिया है, अटलांटिक महासागर है, तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, यहाँ पे जो है तापमान बहुत होता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे चिपचिपा शरीर रहता है लोगों का, और यहाँ पे कई तरीके की हज़ारों बीमारियाँ यहाँ पे पैदा होती हैं। यानी दुनिया में कहीं भी अगर कोई बीमारी पैदा हो रही है तो वो ज़्यादातर कहाँ पे पैदा होती है, गिनी की खाड़ी के आसपास के जो राज्य हैं, देश हैं, वहाँ पे पैदा होती है। तो अधिकतर जो है समस्याएं यहाँ पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक तो गर्म क्षेत्र होता है, और दूसरा कैसा क्षेत्र होता है, ये एक तो कैसा होता है, गर्म होता है, और एक दूसरा तरीका क्या होता है, आर्द्र होता है। क्योंकि यहाँ पे समुद्र है तो पवन जो है ह्यूमिडिटी इकट्ठा कर लेती है, जिसकी वजह से ये रहने लायक क्षेत्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कई सारी की बीमारियाँ, यहाँ पे बड़ा बेचैनी होती है लोगों को। लेकिन क्या होता है, जब ये हवाएं इधर से गर्म हवाएं होती हैं और ये इनके शरीर जो है चिपचिपा होता है, तो क्या होती है, और ये जो हवाएं आ रही हैं इनको हरमट्टन हवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हरमट्टन या हरमेट्टन हवा कहा जाता है। हरमेट्टन हवा क्या होती हैं, शुष्क होती हैं, यानी कि सूखी होती हैं एक तरीके से, उनमें ह्यूमिडिटी नहीं होती है, आर्द्रता नहीं होती है, ये गर्म होती हैं। तो जब ये गिनी की खाड़ी की तरफ चलती हैं तो क्या करती हैं कि जो शरीर, जो यहाँ का जो गिनी की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, उसको अपने अंदर सोख लेती हैं। तो लोगों के शरीर को क्या होती है, राहत मिलती है, राहत मिलती है, अच्छा होता है उनके लिए, माहौल अच्छा हो जाता है। क्योंकि उनको जो परेशानी हो रही थी, जो बीमारियाँ हो रही, चिपचिपा की वजह से जो है अजीब सा लग रहा था, वो इस पवन की वजह से उनको सुकून महसूस होता है। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, डॉक्टर विंड भी इसको नाम दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हरमेट्टन क्यों है, क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, पहली बात, ये गर्म होती है। लेकिन क्या करती है, ये गिनी की खाड़ी के आसपास के देशों की ह्यूमिडिटी को अपने अंदर सोख लेती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को आराम महसूस होता है। इसीलिए इसको डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। तो एक आप ये समझ गए होंगे। दूसरी हम समझ लेते हैं यहाँ पे तीसरी पवन, जो अफ्रीका की है, ये वाले क्षेत्र में, दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, जिसको बर्ग हवा बोलते हैं, इसको BERG बर्ग हवा भी बोलते हैं, BERG। ये भी कैसी है, ये भी कैसी है, वार्म विंड है, यानी गर्म है। तो वर्ग हवा कहाँ चलती है, ये भी आपको समझना है। ये आपको दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अब मैंने सिरोको जो आपको बताई, इसके कई सारे नाम हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे कई सारे नाम होते हैं, वो भी आपको नाम ध्यान में रखने हैं। जैसे अफ्रीका का एक देश है लीबिया, तो लीबिया में इसको क्या बोलते हैं, इसको गिबली विंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिबली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गिबली पवन बोलते हैं, गिबली पवन। तो लीबिया में इसका क्या नाम होता है, सिरोको का, तो गिबली में, जो लीबिया में गिबली पवन होता है। ऐसे ही अफ्रीका का देश है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया, एक सेकेंड, ट्यूनीशिया, इसमें यहाँ के लोग इसको दूसरा नाम बोलते हैं, इसको जो है इसका नाम चिली बोलते हैं। तो इसमें ट्यूनीशिया में आपको चिली नाम देखने को मिलेगा। जो मैंने पहले ही बताया कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यहाँ पे मॉइस्चर जो कहाँ से लेती है, ये जो वो आप आर्द्रता ले रही है वो भूमध्य सागर से ले रही है। तो इस तरीके से नाम चेंज होते हैं। एक और आप लिख लीजिए, जैसे मिस्र में आपको इसको जो है एक नाम दिया जाता है, मिस्र में इसको जो है इसको खमसिन कहते हैं। ये भी आप जो है नाम सुने होंगे कई बार क्वेश्चन में। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो कि लोकल विंड्स हैं, स्थानीय पवनें हैं, कम समय के लिए चलती हैं, 50-60 दिनों के लिए चलती हैं। तो इसलिए इनके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम हो जाते हैं, और इनके मैंने फीचर्स आपको बता दिए। तो इस तरीके से गर्म पवन आपने देख ली। एक भारत में चल रही है, अभी भी चल रही है। इस समय आपको कौन सी पवन देखने को मिलेगी, तो लू देखने को मिलती है। लू पवनें यहाँ पे देखने को मिलती है। बच्चों की क्यों चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो गर्म क्षेत्र से ये पैदा हो रही हैं, यहाँ पे नीचे हवाएं बैठती हैं तो गर्म हो जाती हैं। यहाँ पे टेम्परेचर अभी हाई हो रहा है, और हाई टेम्परेचर की वजह से हवाएं जब जो है 30 डिग्री के आसपास से आती हैं, और यहाँ पे लू चल रही है, तो ये स्थानीय पवन है बेसिकली। और यहाँ पे
जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ ये चलती है, इसमें आर्द्रता नहीं होती। तो ये भारत में कौन सी पवन चलती है, यहाँ पे लू चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में कौन सी चल रही है, लू चल रही है। इसमें आर्द्रता नहीं होती तो वर्षा नहीं करवाती है, और इस समय बहुत जो है शरीर से ये पानी सोखती है लोगों के, इसीलिए डिहाइड्रेशन की समस्या होती है लोगों में, पानी की कमी होने लगती है, कई तरीके की बीमारियाँ यहाँ पे अभी इसमें देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अभी आप लू समझ ले रहे हैं, और इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, घर में रहने की ज़रूरत है, बाहर निकलेंगे तो लू आपको परेशान कर सकती है। तो इस तरीके से आप बिंड समझ पा रहे हैं कि भारत और बाकी देशों में किस तरीके की गर्म पवनें रोल निभाती हैं बाकी चीज़ों में। ऐसे ही हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो एक पवन जो चलती है यहाँ पे, वो भी गर्म पवन होती है। इसको हम ब्रिक फील्डर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो ब्रिक फील्डर इसमें एक चलती है। तो ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है? तो गर्म पवन है, और ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये आपको समझना है। ऐसे ही एक ये न्यूजीलैंड है। ये क्या है? एक ये न्यूजीलैंड है, NZ से डिनोट करते हैं न्यूजीलैंड को। और यहाँ पे भी एक जो है गर्म पवन चलती है, वो आपको समझनी है। उसको नॉरवेस्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नॉरवेस्टर, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं नॉरवेस्टर। तो नॉरवेस्टर पवन कहाँ चलती है? न्यूजीलैंड में चलती है। और ब्रिक फील्डर कहाँ चलती है आपके? तो वो आपके ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसी तरीके से एक और पवन, जैसे यहाँ पे आप एक देश है जानते होंगे, यहाँ पे एक देश है जापान, यहाँ पे एक देश है जापान, जिसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो इस जापान में क्या है? इस जापान में आप बस पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। जापान में एक पवन चलती है जिसको यामो पवन कहते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? YAMO, यानी यामो पवन कहते हैं। तो यामो पवन एक चलती है। ये भी कैसी पवन है? ये गर्म पवन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कैसी पवन है? ये पवन यामो कहाँ चलती है? तो ये यामो पवन चलती है आपके जापान में। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इम्पोर्टेंट जो है कुछ है हो सकती हैं। बाकी आप जो है अगर कहीं से पढ़ते हैं तो एक दो पवन और आप चाहें तो लिख सकते हैं, और ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो इस तरीके से हम जो है गर्म समझ चुके हैं। अब हम ठंडी पवनों के बारे में देख लेते हैं। ठंडी पवन हमारी कैसे चलेंगी? तो ठंडी पवनों को मैं आपको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ठंडी ठंडी का मतलब क्या हुआ? जहाँ से ठंडी पवन चलेगी वहाँ के क्षेत्र को क्या करेगी? ठंडा कर देगी। तो इस तरीके से अब ये आप चाहें तो दूसरा जो है देख सकते हैं, नहीं तो इसी पे बना सकते हैं। मैं इसी पे बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा वैसा क्षेत्र हो जाएगा कि जैसे एक यहाँ से, जो कि ये ध्रुवों से मैंने आपको बताया था, आर्कटिक क्षेत्र में 90 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर होता है। और हाई प्रेशर से जब हवाएं ऐसे चलती हैं तो ये कैसी होती हैं? ठंडी पवनें होती हैं। और इन्हीं के इम्पैक्ट में आके कुछ हवाएं जो है उत्पन्न होती हैं, और इन्हीं को हम कौन सा नाम देते हैं? ये ठंडी हवाएं जब इस कॉन्टिनेंट पे आती हैं, जब उत्तरी अमेरिका में चलती है, तो इनको बिलिजार्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? बिलिजार्ड पवनें कहते हैं। जैसे मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, तो यहाँ पे कौन सी पवनें चल रही हैं? एक सेकेंड, ये मैं एक सेकेंड दोबारा बनाता हूँ। और ये कौन सी हैं? तो ये किस तरीके से चल रही हैं? यहाँ पे पवनें चल रही हैं, ये ठंडी पवनें चल रही हैं, इनको बिलिजार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिलिजार्ड। तो बिलिजार्ड इनका नाम होता है। और इधर भी जो आपका रसिया का क्षेत्र है, यूरोप जो ऊपर का क्षेत्र है यूरोप का, तो यहाँ पे भी बिलिजार्ड देखने को मिलती हैं। ये कौन सी पवन होती हैं? ये ठंडी पवन होती है। कैसी? ये ठंडी पवन है, और बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है। इसकी वजह से यहाँ पे जो है माइनस में डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। 20, 30, 40, 50 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो एक तो बिलिजार्ड सबसे कोल्ड ठंडी पवन हो गई, जो आपके जो है ध्रुवों से आती है, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चल रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंडी मानी जाती है। तो इस तरीके से एक बिलिजार्ड आपने समझ ली। एक जो है अमेरिका के, यानी दक्षिण अमेरिका के जो है दक्षिणी क्षेत्रों में चलती है, यहाँ पे पवनें चलती हैं। इसको क्या नाम देते हैं? इसको पैम्पेरो इसको बोला जाता है। इसको पैम्पेरो इसको नाम दिया जाता है, पैम्पेरो विंड्स। तो पैम्पेरो विंड्स भी कैसी हैं? पैम्पेरो विंड्स भी आपकी ठंडी पवनें हैं, और ये दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को ठंडा कर देती हैं। इसीलिए आपने यहाँ पे जो है शीत मरुस्थल देखे होंगे, कई सारे शीत मरुस्थल यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहीं पे अर्जेंटीना का एक मरुस्थल है जिसको पैटागोनिया का मरुस्थल कहा जाता है। अर्जेंटीना में पैटागोनिया का मरुस्थल, तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे जब मैपिंग के हिसाब से चीज़ें करेंगे तब। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जो है ठंडी हवा पैम्पेरो चलती है। ऐसे ही और ठंडी हवाएं देखें तो यूरोप के क्षेत्रों में देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आपको देखने को हवाएं मिलेंगी।
तो ये जो विंड्स हैं इधर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ अब भूमध्य सागर की तरफ चलती हैं, जो आपका स्पेन और पुर्तगाल इस एरिया में जो चलती हैं, तो उसको लेवेंडर पवन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको लेवेंडर बोलते हैं। आप हिंदी में इस तरीके से लिख सकते हैं, लेवेंडर। तो लेवेंडर पवनें कैसी हैं? ठंडी पवनें हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही इधर से एक जो है कुछ पवनें चलती हैं आल्प्स पर्वत के जो ईस्ट से इस तरफ से पवनें चलती हैं और भूमध्य सागर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ और आपके सऊदी अरब की तरफ भी जाती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोरा पवन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोरा पवन इसको कहा जाता है। तो ये भी ठंडी पवनें हैं और ये आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पे? तो ये अरब क्षेत्रों में देखने को मिलेंगी और आपके भूमध्य सागर के क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। ऐसे ही आपको अगर एक और गर्म पवन समझनी हो तो मैं एक और पवन बता देता हूँ आपको। तो वो आपको पवन यहाँ पे जो ये अरब प्रायद्वीप है, आप सभी को पता होगा ये अरब प्रायद्वीप है और इसी में एक पवन चलती है ऐसे करके। तो यहाँ पे एक सिमूम पवन चलती है, वो भी आप लिख लीजिए, सिमूम या सिबूम कभी भी इसको बोला जाता है। तो सिमूम पवन इसको कहते हैं। एक सेकंड में तो ब्लैक पेन से लिखता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं? इसको सिमूम पवन कहा जाता है। लेकिन ये कैसी है? ये गर्म है, ये ध्यान रखिएगा। सिमूम कैसी है? तो गर्म पवन है और ये कहाँ पे चल रही है? आपके अरब क्षेत्र में चल रही है, सऊदी अरब के एरिया के आसपास चल रही है। तो हमने जो है बोरा पवन समझ ली। अब हम समझेंगे जो ठंडी ब्लिज़ार्ड के बाद रसिया के क्षेत्रों में ब्लिज़ार्ड को एक और नाम दिया जाता है ठंडी पवन के नाम से। तो यहाँ पे इसको मैं फ़ोन को हटाता हूँ, यहाँ पे पवनें और चलती हैं तो एक और इसको नाम दिया जाता है जिसको बुरान पवन कहते हैं। तो बुरान पवन कहाँ चलती है? तो ये भी आपके रसिया के जो मंगोलिया का क्षेत्र है, रसिया का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में ये चलती है। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी कुछ विंड्स हो जाती है ठंडी, इसको ध्यान में रखना। तो अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट और लिखा देता हूँ, एक दो, तो आप जो है अपने जो है कॉपी में आप पेन से जो है आप इम्पोर्टेंट कुछ और लिख सकते हैं। जो हमने चिनूक की बात कर ली, फ़ोन की बात कर ली, हमने सिरोको की बात कर ली। एक और पवन मैं आपको लिखा देता हूँ जो आपकी गर्म पवन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक रोलर बोलते हैं। तो एक ब्लैक रोलर पवन है। ये कैसी पवन है? ये गर्म पवन है, ये ध्यान रखिएगा। ये गर्म पवन है और ये कहाँ पे चलेगी ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तरी अमेरिका में ये चलती है। उत्तरी अमेरिका के मैदान हैं वहाँ पे ये चलती है। कहाँ चल रही है? तो उत्तरी अमेरिका के मैदानों में ये चलती है। ब्लैक रोल कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है। यामो हमने बताई, जापान में चलती है। एक और पवन आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई हुई है वैसे तो, फिर भी आप ध्यान रख लीजिए कि सिमूम मैंने बताया। फिर इस तरीके से जो अरब रेगिस्तान में चल रही थी, और एक और चलती है ईरान के क्षेत्रों में जिसको सामुन बोलते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और जो है एक बार क्वेश्चन में पूछी गई थी, हबूब। एक हबूब पवन जो है गर्म पवन है और एक हबूब पवन कहाँ चलती है? तो उत्तरी सूडान में चलती है। उत्तरी सूडान जो आपका अफ्रीका का क्षेत्र है, तो उत्तरी सूडान में ये चलती है, खार्तूम क्षेत्र में चलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी सूडान में कहाँ चलती है? उत्तरी सूडान में ये चलती है। इसके तरीके से मैंने आपको बताया कि हरमट्टन मैंने बताया, ब्रिक फील्डर बताया, नॉर्वेस्टर बताया, लू बताया, सांता आना बताया, खमसिन बताया, जोंडा भी आपको मैंने बताई। ऐसी नॉर्वेस्टर के हिसाब से फिर मैंने आपको ब्रिक फील्डर भी बताई। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट जो आपकी पवनें हो सकती हैं, गर्म पवनें, वो मैंने आपको बता दी। आपको कोल्ड में अगर देखें, कोल्ड यानी ठंडी पवनों में देखें तो कुछ मैंने बताई। जैसे आपको मिस्ट्रल बताई, मिस्ट्रल आपको मैंने इसमें दिखाया हुआ है। मिस्ट्रल बताया कि नहीं? एक सेकेंड। तो मिस्ट्रल पवन, और हाँ यहाँ पे समझ लीजिए कि मिस्ट्रल पवन, एक सेकेंड मैं आपको बता दूं कि लोकेशन के हिसाब से आपसे चर्चा कर लेते हैं कि जो आपका जो फ्रांस और जर्मनी का क्षेत्र होता है, तो वहाँ से एक जो पवन चलती है, ठंडी पवन होती है, इसको हम मिस्ट्रल बोलते हैं। तो मिस्ट्रल बोलते हैं, MISTERL। तो मिस्ट्रल एक चलती है, तो MISTRAL। तो एक मिस्ट्रल चलती है। ये कौन सी पवन है? ये कोल्ड है। मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक पेन से मैं लिख रहा हूँ इसीलिए कि जो मिस्ट्रल बताई मैंने, बोरा आपको बता दी, ब्लिज़ार्ड मैंने बता दी,
एक और 2-3 आप लिख लिए। मैंने पेम्पेरो भी आपको चर्चा कर दी है, पेम्पेरो के बारे में मैंने बता दिया आपको लोकेशन के हिसाब से। एक आपकी और एक पवन चलती है जिसको और आपको ध्यान रखना है कि भूमध्य सागरी जो दक्षिण यूरोप जो है वहाँ पे एक आपकी पवन चलती है जिसको ग्रेगोले बोलते हैं, ग्रेगाले विंड्स चलती है। तो ग्रेगाले विंड्स कैसी है? ठंडी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठंडी है। और कहाँ चलती है? तो दक्षिणी यूरोप में चलती है। तो दक्षिणी यूरोप के कहाँ चल रही है? भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के क्षेत्रों में ये चलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से वहाँ पे ग्रेगोले चल रही है। जोरन एक हवा चलती है, जूरा पर्वत जो स्विट्जरलैंड में है। इस तरीके से एक और आपको अगर चाहें तो लिख सकते हैं, एक वाइस पवन चलती है फ्रांस में, तो वाइस भी है। लेवेंटर मैंने बताई, लेवेंटर जिसको मैंने बोला कि वो चलती है आपकी स्पेन और फ्रांस के आसपास के क्षेत्रों में। तो इस तरीके से आपको ठंडी पवनें ध्यान रखनी है। तो ये यहाँ पे लोकल विंड्स आपका जो है ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक समझ लेते हैं जिसको बेल्ट, मैंने बताया था कि दाब कटिबंध जो होते हैं, दाब पेटियाँ जो होती हैं, प्रेशर बेल्ट जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके से शिफ्ट होती हैं, उनका जो है ऊपर नीचे वो कैसे बनती हैं। वैसे मैंने दाब पेटियाँ आपको समझा दी हैं और मैंने इसका जो है ऊपर नीचे कैसे चेंज होती है वो भी बताया, लेकिन इसमें शिफ्टिंग किस तरीके से होती है एक्चुअल में वो भी हम एक तरीके से देख लेते हैं। तो आप इस तरीके से हेडिंग बना सकते हैं। अगली हेडिंग जो बनेगी, दाब कटिबंधों का विस्थापन। तो दाब कटिबंधों का विस्थापन, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट जो इसको बोलेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना किस तरीके से होता है। तो मैंने आपको पहले आपको बता दूं कि मैंने आपको चर्चा की थी कि जो आपकी बेल्ट होती हैं, जो हमने बेल्ट की बात करी थी, एक सेकेंड, तो मैंने एक दोबारा बताता हूँ। ये आपकी जैसे आपका मैं पृथ्वी को लेके मान के चलूँ, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यहाँ ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री है, और इसी के ऊपर जो है एक 30 पे और एक जो 2 30 पे हो गई, एक 60 पे हो गई, और फिर हमारी यहाँ पे भी 60 पे हो जाती है, फिर 90। तो यहाँ पे कितनी जो बनेंगी? 7 बनती हैं। ये 7 कौन सी होंगी प्रेशर बेल्ट? तो 1 2 3 और एक 4 5 6 7, तो आपकी 7 बेल्ट बनती हैं। और ये शिफ्ट कैसे होती हैं तो हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। और मैंने इसमें आपको बताया हुआ था कि जो है इसमें 3 कैसी होती हैं, टेम्परेचर के हिसाब से देखी जाती हैं, ताप के हिसाब से निर्धारित होती हैं। एक तो हाई प्रेशर वाली होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ध्रुवीय जो वाली होती हैं दोनों, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है दोनों जगह। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर कम होने की वजह से एक 2 दाब कटिबंध बनते हैं, प्रेशर बेल्ट बनती हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, इसी वजह से एक दाब कटिबंध विषुवत रेखा वाली बनती है। ये मैंने आपको बताया। बाकी मैंने 3 बताई थी, ये 2 और ये वाली 2, ये मैंने चारों बताई थी। किससे? तो ये यांत्रिक जनित होती हैं। कैसी होती हैं? यांत्रिक जनित होती हैं, यानी कि गति के हिसाब से ये बनती हैं। तो गति के हिसाब से बनती हैं, यांत्रिक जनित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जो विंड उठती हैं, यहाँ पे बैठती हैं, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है इसकी वजह से, बैठने की वजह से। फिर यहाँ पे विंड चलती हैं, इधर चलती हैं, और यहाँ से हवाएं आती हैं। तो जब यहाँ से गर्म और यहाँ से ठंडी, जब ये दोनों मिलती हैं तब ये कटिबंध बनता है, यानी कि दाब पेटी बनती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हवाएं नीचे बैठ रही हैं, तब जाके दाब पेटी बनती है। इसी तरीके से यहाँ भी एक तरीके से सेम होता है। तो इसी तरीके से इस वजह से इनको यांत्रिक जनित कहा जाता है कि यहाँ पे 2 हवाएं गर्म और ठंडी मिल रही हैं, और यहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रही हैं। यहाँ पे हवाएं नीचे बैठ रही थी, इसीलिए हमने इसको यांत्रिक जनित कहा। यहाँ पे हवाएं मिल रही हैं, इसीलिए हमने इसको यांत्रिक जनित कहा। लेकिन इनको हमने प्रेशर जो विषुवत की जो निम्न वायु दाब की पेटी बनी, इसको हमने क्यों तापीय पेटी कहा कि ये टेम्परेचर से डिसाइड होती है। जहाँ पे तापमान अधिक होगा वहाँ पे लो प्रेशर की पेटी बनेगी, और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ पे कैसी पेटी बन रही है, तो वहाँ हाई प्रेशर की पेटी बन रही है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर। अब ये शिफ्ट कैसे होती है, मैंने ये बस हम लोगों को चर्चा करनी है, देखना है। तो मैंने आपको बता दूँ कि जैसे ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की तरफ शिफ्ट होती हैं,
और शीत ऋतु में ये किस तरफ शिफ्ट होंगी, दक्षिण की तरफ शिफ्ट होंगी। क्योंकि हमारी पृथ्वी कितना अंश झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसी वजह से ये शिफ्ट भी होती हैं, यानी चेंजेस जब उसमें तापमान में परिवर्तन आता है इसके अक्षांशों के हिसाब से, तो इस तरीके से ये शिफ्ट भी होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर मैं एक लेट मान के चलूँ कि अगर हमारी जो है शिफ्टिंग अगर हम देख रहे हैं तो वो जून से लेके सितंबर तक कैसी होगी, और फिर उसके बाद जो है किस तरीके से आगे जब ठंडी आएगी तो सितंबर के बाद दिसंबर तक किस तरीके से ये शिफ्ट होंगी, वो आपको ये समझनी। तो इसमें 15 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। 15 डिग्री ये ऊपर, मैं आपको बस ऐसे ही चर्चा कर देता हूँ कि ये 15 डिग्री ऊपर चली जाती है, ये सारी जो है 15 डिग्री ऊपर खिसक जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इस तरीके से ऊपर बढ़ जाती है, तो ये ऊपर बढ़ जाएगी और ये वाली प्लेट जो होगी वो संकुचित हो जाएगी, यानी पतली हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ये संकुचित हो जाती है और ये वाली जो है वो फैल जाएगी। ये कैसी हो जाएगी, गर्मी के समय की बात कर रहे हैं, गर्मी के समय यानी कि गर्मी होगी, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के समय क्या होता है कि जो सन की रेज पड़ती है वो किस तरफ पड़ती है, वो उत्तरी ध्रुव पे ज़्यादा पड़ती है। ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरी ध्रुव पे क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है और दक्षिणी ध्रुव पे तापमान कम होता है। तो क्या होता है उस समय कि ये जो है ग्रीष्म ऋतु की वजह से क्या होता है कि ये शिफ्ट होने लगती हैं ऊपर की तरफ, जो कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है इसमें डिफरेंस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शिफ्ट जब होंगी तो इस तरीके से यहाँ पे 15 डिग्री का गैप आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें, जो कि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है 23.5, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में जो है सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हैं, तो क्या होता है कि वो दाब पेटियाँ भी क्या होंगी, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी। तो 10 से लेके 15 डिग्री के बीच में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो ये वाली जो प्लेट होगी वो फैलने लगेगी और ये वाली संकुचित होने लगेगी ग्रीष्म ऋतु में। वहीं पे शीत ऋतु की बात करें तो उल्टा हो जाएगा कि ये वाली जो है फैलने लगेगी और ये वाली संकुचित होने लगेगी, यानी कि पतली होने लगेगी, और ये वाली जो है नीचे आने लगेंगी। तो ये नीचे आएंगी 10 से 15 डिग्री। तो इस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं, देखने को मिलते हैं। बस इसमें फिर फ़र्क क्या पड़ता है, जो मानसून आते हैं उसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके फ़र्क के लिए हम मानसून की जब क्लास करेंगे वो आपको वहाँ पे समझाया जाएगा किस तरीके से ये चेंज जो होते हैं वो मानसून को कैसे बदलते हैं, मानसून यानी हमारे जो आते हैं उसमें कैसे परिवर्तन लाते हैं, तो वो हम उसमें समझेंगे। फ़िलहाल आपको मैंने ये समझाया कि दाब कटिबंध जो होते हैं यानी प्रेशर बेल्ट जो होती हैं वो किस तरीके से परिवर्तित होती हैं। तो वो आपकी परिवर्तित होती हैं जो सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं उसके हिसाब से। तो सूर्य की लंबवत किरणें जब उत्तरी ध्रुव की तरफ पड़ेंगी, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध पे पड़ने की वजह से वो सारी दाब पेटियाँ जो बनेंगी, दाब कटिबंध जो बनेंगे वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होंगे। और जैसे जैसे दक्षिण की तरफ जब आपके सितंबर के बाद जो है दक्षिणी ध्रुव पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं लंबवत, तब क्या होता है ये दाब पेटियाँ दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने लगती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से इसमें परिवर्तन आते हैं। और कितना परिवर्तन आता है, तो 10 डिग्री से ले 10 से 15 डिग्री के बीच में इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे हम दूसरे एक वो बना कर देखते हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमारी ये शिफ्ट हो रही है 0 डिग्री के बाद, तो ये 30 डिग्री है और ये मान लेते हैं ये 45 डिग्री। तो एक 45 और 30 के बीच में जब ये प्लेटें ऊपर नीचे होती हैं तब क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंज आता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे ही गर्मी पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि ये सारी प्लेटें जो है ऊपर जाएंगी, दाब कटिबंध ऊपर जाएंगी। तो जो 30 डिग्री यहाँ दिख रहा है, जो 30 डिग्री यहाँ दिख रहा है, वो हो सकता है वो कहाँ पहुँच जाए, 45 की जगह पे आ जाए। तो अब यहाँ पे 30 होगा, तो यहाँ पे कितना हो सकता है, यहाँ पे 15 होगा, सीधा सीधा बात है। और ये 0 कहाँ पहुँच जाएगी, मान लेते हैं ये 15 डिग्री पे पहुँच गई। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये 45 वाली जगह जो ये वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र क्या है, अब किसके क्षेत्र में आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी हवाएं आएंगी, एक सेकंड, यहाँ पे अब यहाँ पे 30 डिग्री पे मैंने बताया था कि यहाँ से 0 की तरफ कौन सी पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं।
तो व्यापारिक पवनें जब चलेंगी नीचे गिरेंगी तो वो सूखी रहती हैं, यानी कि शुष्क रहती हैं, और इसीलिए उनमें आर्द्रता नहीं होती। तो इस क्षेत्र में अभी यानी ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। तो इस समय वर्षा क्या होगी, नहीं होगी। ये आपको समझने वाली बात थी कि इस समय क्या होगी, इस समय वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा नहीं होगी किस समय, ग्रीष्म ऋतु में, जब प्लेटें, जब आपकी प्रेशर बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही होगी। तो 30 से लेके 45 के बीच का जो क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं हो रही होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से समझना है। तो ग्रीष्म ऋतु में नहीं होती। अब उल्टा समझिए, अब उल्टा समझिए कि जैसे मैं दोबारा बनाऊँ, तो मैंने जैसे ये 0 डिग्री बनाई, ये 30 बनाया और ये 45 बनाए। तो ये आप समझिएगा, ये 45 और ये 30। अब इस क्षेत्र में क्या होगा, अब ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो एक बात समझ के देखिए कि अब ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रही है, जब ये शीत ऋतु का समय है, ये शीत ऋतु का समय है, एक सेकेंड, ये शीत ऋतु का समय है। तो शीत ऋतु में क्या होगा, शीत ऋतु में क्या होगा, ये दक्षिण की तरफ शिफ्ट होंगी। तो जो 45 वाली लाइन है, ये 45 वाली लाइन कहाँ आ जाएगी, ये 30 पे आ जाएगी। सॉरी एक सेकेंड, ये कहाँ आ जाएगी, ये 30 पे आ जाएगी। तो ये क्या है, ये अब क्या है, ये मान लो ये 45 हो गई, और यहाँ पे 15 डिग्री जहाँ थी, अब यहाँ पे 30 हो जाएगी। और ये वाली जो 0 डिग्री है वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी। तो शीत ऋतु में क्या होगा, ये सब नीचे आएंगी, और ये वाली जो है संकुचित होगी और ये फैलेगी। तो मैंने आपको यही बताया। अब सोचिए कि ये वाला क्षेत्र जो 30 से 45 का क्षेत्र था, ये क्षेत्र अब किसके प्रभाव में आएगा, ये आपको समझना है। अब 30 यहाँ हो गई, अगर यहाँ पे 30 हो गई है, तो यहाँ से जब कौन सी पवनें चलती हैं, मैंने आपको कौन सी बताई, तो यहाँ पे कौन सी पवनें चलेंगी ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे पछुआ पवन चलती है। तो पछुआ पवन यहाँ पे चल रही है, कौन सी, यहाँ पे पछुआ पवन चल रही है। तो ये पछुआ पवन, एक सेकेंड, यहाँ पे कौन सी पवन चल रही है, पछुआ पवन चल रही है। तो पछुआ पवन चल रही है, तो अब क्या होगा कि जब पछुआ पवन चलती हैं तो आपको शीत ऋतु में क्या होगा कि इस क्षेत्र में वर्षा देखने को मिलेगी। चूँकि यहाँ से क्या होगी, हवाएं जो होंगी अब आर्द्रता ग्रहण करके शीत ऋतु में वर्षा करवाएंगी, और पश्चिम के तट पे करवाएंगे, यानी कि जो जितने भी महाद्वीप होंगे उनके पश्चिम की तरफ वर्षा होगी। तो पश्चिमी तट पे वर्षा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि पश्चिमी तट पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो है पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, और अनुतटीय पवनें होती हैं। कैसी होती हैं, अनुतटीय होती हैं, यानी कि ये पर्वत जो समुद्र होता है वहाँ से, और ये आपके जैसे मान लो ये लैंड है, यानी ये महाद्वीप है, और ये यहाँ से समुद्र है, यहाँ से हवाएं कैसे चलेंगी, तो पछुआ पवनें ऐसे चलती हैं, यानी शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होगी। तो सब शीत ऋतु में क्या होगी, यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। चूँकि दाब पेटियाँ शीत ऋतु में आ रही हैं नीचे, और जो है आपका 30 से 45 का क्षेत्र किस में आ जाता है, पछुआ पवनों के प्रभाव में आ रहा है, और वहाँ पे अनुतटीय पवनें बन रही हैं। यानी इसको अनुतटीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन शोर बोलते हैं। ऑन शोर विंड्स आपको देखने को मिलेंगी, और इससे क्या होगा कि जो आपके महाद्वीप होंगे वहाँ पे आपको वर्षा देखने को मिलेगी। और कौन से क्षेत्र में वर्षा होगी, तो पश्चिम के तटों पे वर्षा होती है। ये ध्यान रखना कि जितने भी महाद्वीप हैं उनके सारे पश्चिमी तटों पे वर्षा किससे हो रही है, शीत ऋतु में। तो शीत ऋतु में किससे वर्षा हो रही है, वो आपके पछुआ पवनों की वजह से हो रही है। और ये कब होगी, शीत ऋतु में होगी 30 से 45 के बीच में। तो इस क्षेत्र में वर्षा कब होगी, शीत ऋतु में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। और शीत ऋतु में होती है, और इसीलिए इसका क्या नाम होता है, एक नाम और बोलते हैं, तो इसको भूमध्य सागरीय जलवायु नाम दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो वर्षा होती है, इस वाली वर्षा को यहाँ पे लिख सकते हैं आप, भूमध्य सागरीय जलवायु इसको कहा जाता है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु, यहाँ पे वर्षा जो हो रही है वो शीत ऋतु में होती है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक को हम देखेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि अब हम अगली वाली जो बात करेंगे वो बरसण के बारे में बात करेंगे। बरसण का मतलब हुआ रेनफॉल,
जो रेन वर्षा होती है वो कितने तरीके से कैसे कैसे होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रेनफॉल के बारे में चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में, वो वर्षा कैसे होगी तो वो हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो अगली क्लास आपको देखनी है और आप तब समझ पाएंगे कि इस तरीके से कितने प्रकार की वर्षाएँ होती हैं और कैसे कैसे वर्षाएँ होती हैं। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहिए और ये आगे क्लास आपको मिलती रहेंगी। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी अभी गड़बड़ है और इस वजह से आपके लिए थोड़ा सा क्लास में डिले हो रहा है, लेकिन आपको ये जल्दी ही आपके एग्ज़ाम से पहले मिलेंगी। क्योंकि आपको पता है कि UPPCS और RO का एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है। जैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के आसपास एग्ज़ाम आपके होने के पूरे चांस हैं, उससे पहले कम ही चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम करवाए जाएँ। तो तब तक आपको सारी क्लासेस धीमे धीमे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। आप इनको देखिए, कई बार देखिए, और जो मैं आपको समझाते समय बोलता हूँ तो आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। तब तक चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसके साथ ही कई टॉपिक्स भी करवाए जाएंगे। तो इसलिए आप इस चैनल से बने रहिए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, लू से बचते रहिए। धन्यवाद।